नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है संस्थाओं का कामकाज, जो कि क्लास 9 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि क्लास 9 से संबंधित है। इसके अंदर आपको ये टॉपिक यानी ये चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान के बहुत सारे वीडियो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना बनाना आप जब भी स्टार्ट करें अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। फिर उसके बाद विषय लिखेंगे, तो विषय यहाँ पर है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको लेसन प्लान के लिए मिला है उसे लिखेंगे, तो यहाँ पर है संस्थाओं का कामकाज। किस क्लास के लिए है, तो 9th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है, डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को लिखेंगे। अब उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य का पॉइंट। तो इसमें हम 5 पॉइंट डालेंगे। सामान्य उद्देश्य जो है हमारा विषय से संबंधित उद्देश्य होते हैं इसमें। तो विषय है नागरिक शास्त्र, तो इससे संबंधित उद्देश्य को हम देखेंगे। अगर सिविक्स के अंतर्गत दूसरे प्रकरण पर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो जो सामान्य उद्देश्य के अंदर पॉइंट है सेम पॉइंट वहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये विषय से संबंधित उद्देश्य होते हैं। तो वहाँ पर भी हमारा विषय जो रहेगा नागरिक शास्त्र रहेगा, इसलिए सेम डाल सकते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित उद्देश्य होते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला है छात्र संस्थाओं के कामकाज के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के कार्यों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। यानी कि हम इस चैप्टर में देख सकते हैं कि संस्थाओं के कामकाज के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इन सारे को हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। तीसरा है छात्र संसद, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र संस्थाओं के कामकाज से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, अगले पेज में, जो कि हम लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, श्यामपट्ट और पॉइंटर यानी संकेतक तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र संस्थाओं में कामकाज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। जबकि वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको लिखना है। 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन रहेगा और दूसरा रहेगा छात्र संभावित उत्तर। तो इसमें प्रश्न जो और उत्तर जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं।
तो ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है ये प्रश्न क्लासरूम में बच्चों से करते हैं और बच्चे द्वारा आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का यानी कि जो सही आंसर है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं। छात्रों, हम लोग किस देश में रहते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है इसी से कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तीसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका। चौथा प्रश्न है कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद आदि के कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे संस्थाओं के कामकाज के अंतर्गत आते हैं। पांचवा प्रश्न है संस्थाओं में कामकाज के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक निकल कर आ चुका है। छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा संस्थाओं में कामकाज, यानी कि जो आपका प्रकरण है उसको लिखेंगे यहाँ पर, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग इस टॉपिक यानी कि जो हमारा पॉइंट है, प्रकरण है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज में सीधे आएंगे और जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको और 4 कॉलम यहाँ पर बनाने हैं आपको। तो ये सारे पॉइंट जो है आपका प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। पहला कॉलम आपका रहेगा शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से आप पॉइंट को उठाएंगे, जिस पॉइंट को आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, तो जो एक्सप्लेन करेंगे उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस तरह से उत्तर देंगे उसको लिखेंगे। चौथा कॉलम है श्याम पटकार, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप जिस तरह से बच्चों को समझाने के लिए क्लासरूम में बोर्ड यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर यूज करना है। और आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, चिपका सकते हैं और उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, और इससे संबंधित पिक्चर्स हो तो आप यहाँ पर चौथे कॉलम में चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसद के बारे में। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद और राज्य स्तर पर इसे विधान सभा कहते हैं। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण का कार्य करते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और तथा सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो और पागल तथा दिवालिया ना हो। संसद को कानून बनाने, संशोधन करने, पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का अधिकार तथा सार्वजनिक मामले व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से समझाने के बाद उन्हें कि संसद के कितने सदन है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 2 सदन, लोकसभा व राज्यसभा। छात्र क्रियाशीलन में है कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्याम पटकार में है संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधि निर्माण का कार्य करते हैं और इसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्यपालिका के बारे में। इसके भी 2 स्तर देखेंगे, राजनैतिक और अस्थायी। सरकार की नीति को कार्यरूप देने वाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं। इसके 2 स्तर हैं, राजनैतिक और अस्थायी। राजनैतिक में हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर राजनैतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्य होता है सरकार के कार्यक्रम और नीतियों को मूर्त रूप देना या क्रियान्वयन करना, इसलिए मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप श्याम पटकार में कि कार्यपालिका जो है सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीति और कानून को लागू करती है।
कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं, जो कि हम अस्थायी कार्यपालिका के रूप में देखते हैं इन्हें। अब इसके बाद देखेंगे अस्थायी कार्यपालिका के बारे में कि यह नौकरशाहों से मिलकर बना होता है। नौकरशाहों का चयन जो है अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। सरकार बदलने के बावजूद नौकरशाह यानी अस्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है। अब इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, क्या अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नौकरशाह। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वह है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के बारे में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होते हैं और वास्तव में सभी शक्तियां इनमें ही निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति के यहाँ नाम मात्र के शासक होते हैं वास्तविक रूप में देखें तो। जबकि हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनका पद बड़ा होता है, लेकिन हम वास्तविक में देखें तो सभी शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का शासक बन जाते हैं। प्राय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो बहुमत या गठबंधन या सदन में जिनकी बहुमत हासिल हो। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता हो। उसके बाद मंत्रिपरिषद के देखेंगे। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री आते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो हम क्या देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इनकी संख्या लगभग 20 होती है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री में देखेंगे कि इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालय का भार दिया जाता है, जबकि राज्य मंत्री या उप मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं और सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले इनका हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, तभी वो कानून के रूप में लागू होता है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, राष्ट्र की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्र जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे और श्याम पटकार में हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि यह सरकार का मुखिया होते हैं और वास्तव में सभी शक्तियाँ इनमें ही नियुक्त होती है। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर देखेंगे, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री। राष्ट्रपति में भी हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ये। और न्यायपालिका के बारे में देखेंगे कि यह ऐसी संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानून विवादों का निपटारा करने का अधिकार प्राप्त है। इसके 3 स्तर हैं, जैसे हम सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं, राज्य में उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय या अस्थायी स्तर के न्यायालय। अब ये जो हमारा पॉइंट था सारे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में क्या है कि मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि छात्रों को जो पढ़ाया गया है उनको अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं। ये प्रश्न जो है क्लासरूम में ही छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा किया जाता है और बच्चे जो है इसका आंसर क्लासरूम में ही आपको देंगे। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। पहला प्रश्न है, संस्थाओं का कामकाज किस पर निर्भर करता है? दूसरा है, संसद क्या है? तीसरा है, कार्यपालिका के कितने स्तर हैं? चौथा है, मंत्रिपरिषद के कितने स्तर हैं? 5वां है, न्यायपालिका क्या है? उसके बाद देखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है कि जो आप पढ़ाए हैं उसे छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है ताकि जो भी टॉपिक है उनको क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, संस्थाओं का कामकाज कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संसद आदि पर निर्भर करता है।
और संसद को हम देखते हैं कि ऐसा मंच है जहां पर नागरिक के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण का कार्य करते हैं और इसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका जो है सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम और कानून को लागू करती है। इसके दो स्तर हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जबकि चौथा पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है तथा राष्ट्र की वास्तविक शक्तियां जो हैं इनमें ही निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का शासक बन जाते हैं वास्तविक रूप में इसे देखें तो। और गृह कार्य में प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और प्रश्न जो है वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे को होमवर्क करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, अच्छे से प्रश्न का हल कर सकें। उसके बाद देखेंगे प्रश्न है संस्थाओं के कामकाज का वर्णन करें और दूसरा है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।